मेरे पिताजी उस समय मेरे को न्यूज़पेपर के आर्टिकल काट काट के लाके देते थे और मेरे को बोलते थे कि आर्टिकल पढ़ो, इसमें से क्वेश्चन आएगा। अपने पिताजी को काउंटर करता था ये कह के कि आप क्या जानेंगे, मेरे को पता है, हम कोचिंग की बुकलेट पढ़ रहे हैं, वो बुकलेट से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। और मैंने पहली बार प्रीलिम दिया तो मैं बुरी तरह से उसमें फेल हुआ। मैंने अपने पिताजी के दिए हुए अगर वो आर्टिकल पढ़े लिए होते तो आज उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम पास होता, मैं मेंस लेता। सब बच्चों को आज की डेट में शॉर्टकट चाहिए, सबको ये चाहिए कि 40 पन्ने में मेरे को नोट्स दे दीजिए और उससे पढ़ के मैं IAS बन जाऊं। इस एग्जाम की अगर तैयारी करने आए हैं, आपको जो 8 से 10 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताब पढ़ के नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। एक टॉपर है, उस टॉपर ने अपना आगे कोई टाइम टेबल का प्रचार किया कि हमने ये फॉलो किया, बच्चा अंधाधुन उसको फॉलो कर रहा है। जब तक आप उस टॉपर की परिस्थिति नहीं समझेंगे तो आप कैसे समझेंगे कि उसने जो परिस्थिति में प्रिपरेशन करी वो ठीक थी। दुश्मन कौन है, तो मैं कहूंगा कि दुश्मन सब है। और दोस्त कौन है, दोस्त कोई नहीं है। दोस्त आपका इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी कोई नहीं होता। पाकिस्तान जैसे देश के साथ आप बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि आप देश से बातचीत क्यों करेंगे जब वो देश आपके खिलाफ एक टेररिज्म को बढ़ावा देता है। इजराइल जो है अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को कभी अचीव नहीं कर सकता। इजराइल एक ऐसा स्टेट है जो चाहता है कि टू स्टेट सोल्यूशन कभी ना हो। इजराइल को पर से नहीं बोलूंगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी है। तो नेतन्याहू को ये बात पता है कि जिस दिन वो जाएगा और उसका जो भी सक्सेसर होगा वो टू स्टेट सोल्यूशन पे ही बात करे। डोनाल्ड ट्रंप का जो ओवरऑल रवैया है कि मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए इस पीस प्राइज के नाम पर, तो वो नोटंकी के नाम पर ये थोड़ा टाइम तो सस्टेन करेगी, क्योंकि उसको अपना पीस क्रेडेंशियल जो है बनाना है अगले साल नोबेल पुरस्कार के लिए। सर, ये ऑपरेशन सिंदूर था, इससे हमें क्या फायदा हुआ है? पाकिस्तान को ये बता दिया कि आप जितना मर्जी एडवेंचरिज्म करेंगे आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आप बिरयानी नहीं खिलाएंगे आपको बुला के, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपके घर के अंदर होगा। हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्या क्या थ्रेट है अभी प्रेजेंट में हमारे साथ? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी में कोई एक सिंगल थ्रेट नहीं है। सबसे बड़ा थ्रेट इस मोमेंट पर साइबर स्पेस लेवल का है। तो साइबर स्पेस एक फ्यूचर एरिया ऑफ थ्रेट हमेशा रहेगा। आज 60% किताबें मार्केट में ऐसी हैं जो 30% सिलेबस कवर करती हैं, और फिर व्यक्ति कहता है कि मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका, 3 अटेम्प्ट दे चुका, मेरा एग्जाम नहीं निकला। उसका रीजन है कि आपने घर में कबाड़ी रख रखी है। एग्जाम आप या तो पहले अटेम्प्ट में निकालेंगे या 10वें अटेम्प्ट में निकालेंगे, चॉइस आपका है। ये निकालेंगे तब जिस दिन आपके सोर्सेज राइट हों। मैं मात्र केवल एक टीचर हूं जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अपने यूट्यूब चैनल पर, पवनीत सिंह UPSC चैनल जो है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। एक दिन अखबार ना पढ़ना, ऐसे हजारों कॉम्पिटिटर आपके उस दिन होंगे जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा, आप एक दिन पीछे हो जाएंगे। योर न्यूज पेपर इज योर 10 रुपी न्यूक्लियर वेपन। नितिन सांगवान करके एक लड़का है, 2016 या 17 बैच का टॉपर था वो। उसने आज अपना ब्लॉग बनाकर अपने सारे नोट्स ऑनलाइन दिए हैं। आप मुझे एक टॉपर बताइए 2025 बैच का जो अभी सिलेक्शन हुआ, जो ये कहता है कि ये मेरे नोट्स हैं, PDF में जाकर कर लीजिए डाउनलोड। यहाँ पर जो ये लोग कहते हैं कि नहीं सोर्सेज सेम रखिए, वो सोर्सेज सेम आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे उनका धंधा चल रहा है। आपको सोर्सेज हर साल बदलने पड़ेंगे। सर, रिस्क नहीं है रिसोर्सेज चेंज करना पड़ेगा आपको। ये एग्जाम क्या लग रहा है, ये एग्जाम कोई रेलवे फाटक खोलने मन करने वाला थोड़ी। IAS का एग्जाम है, इसको IAS के नजरिए से देखिए ना। आप अगर चेंज नहीं करेंगे तो आप UPSC को कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। मार्केट में आज बहुत सारे टीचर हैं जो ऑप्शनल ये कह के बेचते हैं कि आप PSIR ले लीजिए क्योंकि PSIR से आपका GS तैयार हो जाएगा। वो सबसे निकम्मे टीचर हैं क्योंकि वो ऑप्शनल में GS का पढ़ा। आपको एग्जाम निकालना है या अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना है। यदि आपको एग्जाम निकालना है तो आज आपके जैसे 1000 बच्चा उन वीडियोस को डेली देख रहा है और उन वीडियोस को देखकर वो फ्री ऑप्शनल पढ़ रहा है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू। आज के बच्चे क्या लैग करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, उससे भी बात करेंगे, और कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपने नहीं सुनी है, आज के इस वीडियो में आप वो सब सुनेंगे और कहीं ना कहीं वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सर, आप जब UPSC की प्रिपरेशन करते थे तो उस वक्त क्या माहौल था और आपने प्रिपरेशन की, कहाँ तक पहुंचे, UPSC क्लियर नहीं हुआ उसकी क्या वजह थी, मोटिवेशन कहाँ से मिली इन सभी चीज के लिए? इस पे मैं चाहता हूँ कि आप ब्रीफली में कुछ बताएं। चीज यही है कि जब मैं तैयारी करता था तो उस दौरान बहुत सारी हमारे से भी गलतियां हुई प्रिपरेशन में, जिनके कारण से मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ये कई बार शेयर भी करता हूँ कि मेरे पिताजी उस समय मेरे को न्यूज़पेपर के आर्टिकल काट काट के लाके देते थे और मेरे को बोलते थे कि आर्टिकल पढ़ो, इसमें से क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से। और मैं इतना मतलब आप सोचिए कि घमंडी और एरोगेंट होता था। अच्छी अपने पिताजी को काउंटर करता था ये कह के कि आप क्या जानेंगे, मेरे को पता है, हम कोचिंग की बुकलेट पढ़ रहे हैं, वो बुकलेट से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। और मजबूरन उसका खमियाजा ये हुआ कि जब मैंने पहली बार प्रीलिम दिया तो मैं बुरी तरह से उसमें फेल हुआ। और प्रीलिम में मेरे फेलियर का कारण ये था कि मैंने अपने पिताजी के दिए हुए अगर वो आर्टिकल पढ़े लिए होते तो आज उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम पास होता, मैं मेंस लिखता। क्योंकि जिस दिन वो पेपर खत्म हुआ था और पेपर लेके मैं घर पे आया और मेरे पिताजी ने पेपर देखा, उन्होंने बोला कि जितने तुम्हें आर्टिकल काट के दिए थे उसमें से 68 क्वेश्चन आए हैं, 68 क्वेश्चन। हमारे टाइम पे प्रीलिम में 150 क्वेश्चन GS में होते थे, तो 150 में से 68 क्वेश्चन और 40-50 के करीब कट ऑफ होती थी। यानी कि कट ऑफ के ऊपर ही सिर्फ वो था जो करंट अफेयर में आया था। तो ये जो गलती मैंने करी और इन गलतियों के कारण जो मैंने अपने अटेम्प्ट को खराब किया, ये
चीज मैंने एक लर्निंग एक्सपीरियंस लिया कि हमें हर चीज को जो है किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि हम कोचिंग इंडस्ट्री के अंधकार में आकर जो है एकदम गुम हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि जो भी वो करा रहे हैं बस वो बहुत होगा। आज मेरी अपनी एक कोचिंग क्लास है, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन में करंट अफेयर का कोर्स भी कराता हूँ, लेकिन मैं अपने करंट अफेयर के कोर्स में जो विद्यार्थी एडमिशन लेता है उसको कैटेगोरिकली ये बोल देता हूँ कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं इस कोर्स में कि इस कोर्स के बाद आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आप आज एडमिशन वापस ले। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये कोर्स सिर्फ एडमिशन लेने के बाद करंट अफेयर में एलिवेट कर सकता है। आपका क्षमता एक न्यूज़पेपर पढ़ने का है, मैं एज अ टीचर 4 न्यूज़पेपर पढ़ के आपके प्रिपरेशन को एलिवेट कर सकता। बट यदि आप ये सोच के आए मेरे पास कि मैं सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं करूंगा और इनकी क्लास करूंगा, तो मैं आपको पहले ही रिफंड दे रहा हूं। तो ये जो गलती मैंने करी, इस गलती को मैंने अपनाया भी, और आज इसी गलती को मैं किसी दूसरे विद्यार्थी को अपनाने नहीं देता हूँ। बढ़िया। हमारे टाइम पे भी कोचिंग में, और आज भी फॉर दैट मैटर पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में, आंसर राइटिंग को एक बहुत पेरिफेरल सब्जेक्ट माना जाता है। आंसर राइटिंग का मतलब ये होता है कि भाई प्रीलिम्स के बाद करेंगे, मेंस से पहले करेंगे, कमरे में बैठकर अंधाधुंध टेस्ट लिख देंगे और हो जाएगा। जब तक आप एज अ टीचर बच्चे के सामने 150 शब्द का आंसर एज अ टीचर खुद नहीं लिख सकते, तब तक आप बच्चे से उम्मीद मत करिए कि वो भी 150 शब्द का आंसर जो यूपीएससी आपसे चाहता है वो लिख पाएगा। तो ये चीजें हैं जो मैंने अपनी गलती और अपने प्रिपरेशन के दौरान लर्न करी हैं, जिनको आज मैं अपना स्ट्रेंथ बनाता हूँ जब मैं किसी भी विद्यार्थी को गाइड करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि आप बाजीराम में पढ़ाते हैं, अन अकेडमी से भी जुड़े हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जुड़े हैं, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ आप हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपको जानते हैं। अभी क्या लगता है सर, बच्चों में क्या आप कमी महसूस करते हैं प्रिपरेशन को लेके, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं? जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी है बच्चों में, वो ये है कि सब बच्चों को आज की डेट में शॉर्टकट चाहिए। सबको ये चाहिए कि 40 पन्ने में मेरे को नोट्स दे दीजिए और उससे पढ़ के मैं आईएएस बन जाऊं। इस बच्चों को यहाँ पर ये चीज का मिसकंसेप्शन निकालना है। आप इस एग्जाम की अगर तैयारी करने आए हैं, आपको जो 8 से 10 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताब पढ़ के नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। दिक्कत ये होती है कि हम आज की डेट में रील कल्चर और ये इस पे आने वाला समय, इस कल्चर की वजह से हम इतने बर्बाद हो जाते हैं कि हमें ये लगता है, मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ कि एक टॉपर है, उस टॉपर ने अपना आके कोई टाइम टेबल का प्रचार किया कि हमने ये फॉलो किया, बच्चा अंधाधुंध उसको फॉलो करता है, और ये गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये गलत है क्योंकि जब तक आप उस टॉपर की परिस्थिति नहीं समझेंगे, तो आप कैसे समझेंगे कि उसने जो परिस्थिति में प्रिपरेशन करी वो ठीक थी। अब एक टॉपर है, मान लीजिए कि आज वो टॉपर के घर वाले उसको प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, लेकिन एक मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई विद्यार्थी लड़की है जिसके घर वालों ने सिर पे दबाव डाल के रखा है कि अगले साल तुम्हारा एग्जाम ना हुआ तो शादी कर देगी, तो ये लड़की उस टॉपर का टाइम टेबल फॉलो करेगी तो पक्का फेल होगी, क्योंकि उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है और जो टॉपर के ऊपर नहीं था। तो यहाँ पर हर व्यक्ति की प्रिपरेशन इंडिविजुअलाइज्ड होती है, आपको स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी है। तो यहाँ पर मेरा जितने भी विद्यार्थी आपके माध्यम से इस चैनल के, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि ब्लाइंड ओबीडियंस मत कीजिए किसी का। आप अपनी परिस्थिति देखिए और आप ये देखिए कि आपको पढ़ना क्या है, कितना है, और उस हिसाब से अपना टेलर मेड टाइम टेबल बनाएगा। किसी का स्ट्रक्चर्ड बना बनाया टाइम टेबल आपके ऊपर इंपोज कर दिया जाएगा तो वो काम नहीं आएगा। आपको रिवीजन में कोई मदद कर सकता है कि मैं रिवीजन का टाइम टेबल आपको दे दूं और बोलूं कि अब आप रिवीजन कीजिए, पर वो रिवीजन करने का फायदा तब है जब आपने पढ़ाई पहले कर रखी है। अगर आप पढ़ाई के लिए किसी का टाइम टेबल कॉपी करेंगे तो वो काम नहीं आएगा आपके लिए। बहुत अच्छी बात आपने सर बताई, क्योंकि हर के अपने अपने कंडीशन होती है, बिल्कुल उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। आप कहाँ पे पहुंच रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज जिस प्रकार की सोसाइटी हम लोग बन रहे हैं, जहाँ पर इम्पेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों की, तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक प्लान भी रखना कोई बुराई नहीं है। और आज जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी के नीचे के जितने एग्जाम है, आप उनकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनको अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज पे भी दें तो वो एग्जाम आपके क्लियर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये टारगेट लेके चलना चाहिए कि हमें सारे एग्जाम्स पे फोकस रखना है विद पिनेकल ऑफ यूपीएससी एज सच। बिकॉज सर यू आर एक्सपर्ट इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो अभी लेटेस्ट में तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया है, तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है इंडिया की? देखिए मैं सोचा क्यों आप बेसिकली इंडिया को नहीं, इंडिया की एम्बेसी पहले से ही थी हमारे अफगानिस्तान में, आने थे, ऑपरेशनल नहीं थी। वो 2021 में हमने बंद की थी जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था, और उसके बाद से हमारा एंगेजमेंट तालिबान से एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर चलता आया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई ये बहुत बड़ा नया डेवलपमेंट है, ये एक कंटिन्यूटी है फेज की जो पहले भी थी और अभी भी है। अब डिसीजंस को एलिवेट करके एक टाइज को नए लेवल पर लाया जा रहा है, और आने वाले समय में ये रीजन की जो पूरी साउथ एशिया की स्टेबिलिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर होगा। इसके पीछे क्या मतलब ऐसा तो नहीं इंडिया पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो हमारा अफगानिस्तान से रिलेशन हमेशा से ही रहा है, और कोई आज से नहीं। 1949 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी हमारी उनके साथ, तब से हमारा रिलेशन और हमारी एम्बेसी, हमारा वहाँ पे पूरा पैराफर्नेलिया है डिप्लोमेटिक लेवल पर। लेकिन ये है कि रिलेशंस जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलते रहते हैं। तो जैसे आज की डेट में साउथ एशिया में एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की आवश्यकता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिलेशन डेफिनेटली उसको बढ़ाएगा। बिल्कुल।
और उनकी नेक्स्ट विजिट आई थिंक आजकल में वो देवन दारुल भी जाने वाला। दारुल उलूम जाएंगे। कुछ क्रिटिक्स इसके पीछे कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो जो क्रिटिक्स हैं शायद वो समझते नहीं कि जो तालिबान है वो खुद एक दियोबंदी संस्था है और वो दियोबंदी वर्जन ऑफ इस्लाम को मानती है, तो उनके लिए वो उनका एक आइडियोलॉजिकल गुरु है जिसके पास वो विजिट पे करने से कम इस चीज का रीइंफोर्समेंट उनको मिलेगा कि जो हम आइडियोलॉजी अफगानिस्तान में अपना रहे हैं उसका ओरिजिन भारत दियोबंद में है, यहाँ पर सहारनपुर से। बहादुर है। तो वो चीज है। सर हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है आज की डेट में? देखिए आज की डेट में अगर आप ये कहो कि दुश्मन कौन है तो मैं कहूंगा कि दुश्मन सब है, और दोस्त कौन है, दोस्त कोई नहीं है, क्योंकि दोस्त आपका इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी कोई नहीं होता है। यहाँ पर सब मौका परस्त लोग होते हैं, जब जिनको जिसका मौका मिल गया वो अपने मौके से अपना फायदा उठाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस की गेम हम इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में भी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में पढ़ाते हैं कि यही होती है कि हर स्टेट को अपना सर्वाइवल इंश्योर करना है, और सर्वाइवल के लिए वो जिससे मर्जी एंगेज करे, जिससे मर्जी दुश्मनी पाले, जब तक सर्वाइवल इंश्योर हो रहा है तब तक कुछ मैटर नहीं करता है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुई थी तो इंडिया ने GPS अमेरिका से मांगा था एक्सेस आई थिंक, बट कुछ हुआ नहीं। उसके बारे में बताइए। नहीं, अमेरिका ने GPS का नहीं दिया था हमारे को। जो हमने GPS के ब्लूप्रिंट्स उनसे मांगे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के आज कोऑर्डिनेट्स हैं जो वहाँ पर उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, उन्होंने वो शेयर नहीं करा था। भारत को ये चीज़ अपने इतिहास में पता है कि अमेरिका हमारा सच्चा दोस्त कभी भी नहीं था और ना कभी रहेगा। तो ये चीज़ हर बार टाइम एंड अगेन सिर्फ प्रूव होती है हर केस में, चाहे वो कारगिल हो या चाहे वो आज सिंदूर हो या उसके बाद कोई भी परिस्थिति हो। मतलब एक फॉर्चुनेट मोमेंट का हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, काश ऐसा हो। ऐसा हुआ नहीं और एक्सपेक्ट भी नहीं करते। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन नहीं, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं कर सकता है। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ आप बातचीत नहीं कर सकते, बातचीत करने का कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि आप देश से बातचीत क्यों करेंगे जब वो देश आपके खिलाफ एक टेररिज्म को बढ़ावा देता है। तो ये जो नीति है कि टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर, ये एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी बेस्ड नीति है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर वो अलग बात है कि वोट बैंक अपीसमेंट के चक्कर में एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा रहता है कि नहीं हमें जो है इनसे पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, बट आप किस बेसिस पे बात करेंगे जब वो आपके लोगों को मारते हैं? तो कुछ ना कुछ इन पॉइंट्स पे आकर हमारे को रीवैल्यूएट करनी पड़ेंगी चीजें। इंडिया का हमेशा इफेक्ट ट्रेंड रहा है कि सबसे दोस्ती रखो, सबसे अच्छे रिलेशन रखो। अगर हम पैलेस्टाइन की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या फिर और भी सब, हम सब 2 स्टेट्स के बारे में जिक्र अभी भी मोदी जी भी बात करते हैं कि पीस हो, 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। अभी जो सीज फायर हुई है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच, एकाएक ये चेंज इजराइल की तरफ से नहीं, चेंज नहीं है। देखिए आपको ये चीज समझनी है कि इजराइल जो है अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को कभी अचीव नहीं कर सकता। इजराइल एक ऐसा स्टेट है जो चाहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन कभी ना हो, और ये मैं इजराइल को पर से नहीं बोलूंगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी है, इजराइल पर से की नहीं है। इजराइल के जो लोग हैं वो अभी भी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से वो भी रहें और हम भी रहें, लेकिन नेतन्याहू की पॉलिसी है कि भाई हम उनको नहीं रहने देंगे। को नेतन्याहू को ये बात बताया कि जिस दिन वो जाएगा और उसका जो भी सक्सेसर होगा वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे ही बात करेगा। तो 2 स्टेट सोल्यूशन एक वर्ल्ड का सोल्यूशन है, ये नेतन्याहू की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर, जो वो समझता है कि जिसको जो मन में आए वो करे। तो ये चीज की समझनी बड़ी सीज़फायर जो ये कैसा लगता है आपको, ये परमानेंट सीज़फायर है या फिर क्या रूप ले सकता है? क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री जो रही है, देखिए ये हम कह सकते हैं कि थोड़ी परमानेंट लास्टिंग रहेगी इस कारण से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो ओवरऑल रवैया है कि मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए इस पीस प्राइज के नाम पर, तो वो नोटंकी के नाम पर ये थोड़ा टाइम तो सस्टेन करेगी, क्योंकि उसको अपना पीस क्रेडेंशियल जो है बनाना है अगले साल नोबेल पुरस्कार के लिए। उम्मीद तो उसको थी कि उसको अभी मिल जाएगा, लेकिन 2025 में उसको नहीं मिला है। बट वो लायक भी नहीं है किसी नोबेल पुरस्कार के, वो मानसिक तौर से एक डिस्टर्ब व्यक्ति है, तो उसको अगर आप नोबेल पुरस्कार देंगे तो ये पुरस्कार की तौहीन है मतलब। तो खैर देखते हैं, सिचुएशन तो वल्नरेबल और वोलेटाइल रहेगी। सर भाई अभी प्रेजेंट में जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है किस स्टेज पे है इंडिया इसका? देखिए इंडिया एक राइजिंग स्टेज पर है, और राइजिंग स्टेज पर आपके साथ ये परेशानियां बढ़ेंगी, और ये हम जानते हैं क्योंकि कोई भी कंट्री जो राइज करी है उसको ये परेशानियां मुड़नी पड़ी है। तो हमें कोई इम्यूनिटी नहीं है इस चीज़ में कि हम जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज करें। आप जब ऊपर जाएंगे तो लोग आपको नीचे खींचेंगे, तो लोगों का काम है ये चीज़ करना। आप देखिए कि आप कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो दूसरे लोग आकर वहाँ पर नेगेटिविटी फैलाएंगे, तो उनका काम। तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिए और अपने कर्मा पे फोकस कीजिए, जो आपका काम है, आपका कर्म है, उस पर ध्यान दीजिए, और वही इंडिया कर रहा है इस मोमेंट पे। सर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्या क्या थ्रेट है अभी प्रेजेंट में हमारे साथ? देखिए इंटरनल सिक्योरिटी में कोई एक सिंगल थ्रेट नहीं है। सबसे बड़ा थ्रेट इस मोमेंट पर साइबर स्पेस लेवल का है, क्योंकि जितना इंडिया डिजिटाइज होगा उतना साइबर स्पेस की वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। तो साइबर स्पेस एक फ्यूचर एरिया ऑफ थ्रेट हमेशा रहेगा। तो देखते हैं, उसको टैकल करने की सरकार की अलग अलग रणनीतियां हैं, पर उसमें लोगों को भी भागीदार बनना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये यूपीएससी CSE में IR इंटरनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी
इसकी कितनी वेटेज है? कुछ बच्चे इसको बहुत कम ऐसे सेक्शन के बच्चे जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं चीज़ें से, मोटा मोटा वो जीएस वगैरह पढ़ लेते हैं, इसको कैसे देखते हैं? मैं देखिए बच्चों को हमेशा एक चीज समझाता हूँ कि आपके में और कॉम्पिटिटर में एक फर्क होना चाहिए, और वो फर्क ऐसे होगा कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी लोग जो है बड़े जीएस के सब्जेक्ट पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया और चले गए। लेकिन एक स्मार्ट एस्पिरेंट वो होता है कि जो जितने छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो पहले उनकी मास्टरी करता है। अच्छा, एग्जाम्पल देता हूँ, अब आप देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री, आप देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आप देखिए इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 6 सब्जेक्ट्स जो है, इनकी 6 सब्जेक्ट्स की क्यूमुलेटिव वेटेज जो है 250 नंबर से ज्यादा है। यानी कि ये 6 सब्जेक्ट जो है एक जीएस के पेपर के बराबर के हैं। यदि आप ये 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें कम एफर्ट लगेगा और आउटपुट ज्यादा मिले, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने कॉम्पिटिटर की सीट काट पाएंगे, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर सारा थ्रस्ट लगा रहा है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पे पढ़ने में। आप इन 6 लो हैंगिंग फ्रूट्स जिनको मैं कहता हूँ, इनको अगर आप टैप कर लेते हैं और इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रिपरेशन में कमी नहीं आएगी। सारा गेम है रवैये का, क्योंकि ये बच्चा रवैया सीखता है 2-3 अटेम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली फेल होने के बाद, लेकिन जो स्मार्ट एस्पिरेंट है वो इसको पहले दिन अपनी स्ट्रेंथ बनाता है और 2-3 अटेम्प्ट का वेट नहीं करता है। सर ये ऑपरेशन सिंदूर था, इससे हमें क्या फायदा हुआ है? हमें ये फायदा हुआ है कि हमने पाकिस्तान को ये बता दिया कि आप जितना मर्जी एडवेंचरिज्म करेंगे आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। आप बिरयानी नहीं खिलाएंगे आपको बुला के, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपके घर के अंदर हो गए। हाँ, नहीं, वो जो पहले अनफॉर्चुनेटली जो नीतियां होती थी कि भाई कसाब को पकड़ लिए, वो बिरयानी मांग रहा है तो उसको बिरयानी, उसको चप्पल से जूते मारने चाहिए। तो ये फर्क है एक नजरिए में कि जो स्टेट है जिसकी जितनी फितरत और हैसियत है उसको उस हिसाब से ट्रीट कीजिए। वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे वेल विशर नहीं है पाकिस्तान, बिल्कुल। तो ये समझना आवश्यक है। मैं कभी भी ये नहीं किसी विद्यार्थी को कहता कि आप मेरी ही किताब खरीदिए, आप कोई भी किताब खरीदिए। मैं बच्चे को सिर्फ एक सिंपल सलाह देता हूँ, आप जो किताब मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, मेरा आपसे बस एक गुजारिश है कि उस किताब का जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसको खोल के और उस सब्जेक्ट के सिलेबस को खोल के एक बार मैप कर लीजिए। अगर वो किताब का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो पूरे यूपीएससी के लिखित सिलेबस को कवर कर रहा है तो वो किताब ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। और अगर वो किताब का सिलेबस कवर नहीं कर रहा है तो वो किताब आपके फायदे की नहीं है। आज 60% किताबें मार्केट में ऐसी हैं जो 30% सिलेबस कवर करती हो, और 30% सिलेबस कवर करने के बाद भी वही 60% किताबें हर व्यक्ति के घर में पड़ी होती, और फिर व्यक्ति कहता है कि मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका, 3 अटेम्प्ट दे चुका, मेरा एग्जाम नहीं निकला। उसका रीजन है कि आपने घर में कबाड़ी रख रखी है। तो आप जब तक अपने किताबों को, क्योंकि देखिए मैं हमेशा से एक चीज मानता हूँ, ये एग्जाम आप या तो पहले अटेम्प्ट में निकालेंगे या 10वें अटेम्प्ट में निकालेंगे, चॉइस आपका है। ये निकालेंगे तब जिस दिन आपके सोर्सेज राइट होंगे। तो सोर्सेज राइट करने के लिए आपको ये चीज जानने की आवश्यकता है कि क्या वो सिलेबस जो यूपीएससी का है, क्या वो किताब उस चीज को कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। बस आप उतना देखिए और कोई भी किताब उठा लीजिए। बट तो ये तो सर स्टैटिक की बात हुई, लेकिन इन दोनों, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है और इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा, देखिए करंट अफेयर होता है, लेकिन अगर आप मेंस एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे तो जो 4 से 5 मेंस में दोनों सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, दोनों में मिलाकर 10 क्वेश्चन जो आते हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन होते हैं जो पिछले 1 ईयर के इवेंट्स को सीमेंट करके बनते हैं। एक उदाहरण के लिए, जैसे इस बार उन्होंने 2025 में मेंस में सवाल दिए इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे। अब ये एनर्जी सिक्योरिटी का आप कह लीजिए ये करंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये पिछले 1 साल से डिबेट सोसाइटी में चल रहा है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए। तो आपको ये ब्रॉड ट्रेंड पकड़ना है। तो अब अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जस्ट बिकॉज अफगानिस्तान न्यूज में तो हम वो पढ़ लें, तो उससे गेम नहीं बनेगा। अफगानिस्तान से आप ये सोचिए कि रीजनल स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। इसीलिए मैंने आपके वीडियो की शुरुआत में भी बोला, जब आपने ये सवाल मुझसे तालिबान का पूछा, कि हमें इसको साउथ एशिया के नजरिए से देखना है। यूपीएससी बायलैटरल सवाल नहीं पूछेगा, वो ब्रॉड सवाल पूछेगा। तो आप ये ट्रेंड को पकड़िए कि इंडिया आज रीजनल लेवल पर स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। यही क्वेश्चन आएगा अगले साल 2026 के महीने में। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे ये मैंने एक लाल किताब लिखी है यूपीएससी की। इस किताब में मैंने जो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या थी उसको टैकल किया है, और वो किताब में वर्ड बाय वर्ड सिलेबस को डिकंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि बच्चे को आजकल सिलेबस का मीनिंग नहीं पता। अब आप कहेंगे कि ये जो मैंने सिलेबस का मीनिंग निकाला वो कहाँ से निकाला, वो पीवाईक्यू से निकाला। तो बच्चे का ये समय बच रहा है। वो अगर ये 4 चैप्टर पढ़ लेता है, जो 4 जीएस मेंस के पेपर्स हैं, तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर कि जो सिलेबस है वो पीवाईक्यू के बेसिस में हमें क्या समझा रहा है। उससे आपको एक फोरसाइट मिलेगा कि इसके बेसिस में हमें आगे की प्रिपरेशन ऐसे करनी है। कि आज आप जानते हैं इस बात को कि यूपीएससी में ऑप्शनल कितना महत्वपूर्ण है। करेक्ट, 500 नंबर का है, 250 नंबर के 2 पेपर हैं। पूरे भारतवर्ष में मैं आज प्राउडली इस बात को कह सकता हूं कि मैं मात्र केवल एक टीचर हूं जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अपने यूट्यूब चैनल पर, पवनीत सिंह यूपीएससी चैनल जो है, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। और ये 2026 के विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहा हूं। आज भी मैं बच्चों को आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहता हूं
जो बच्चा ऑप्शनल को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, आप ऑप्शनल को लेकर स्ट्रगल मत कीजिए, पैसा बर्बाद मत कीजिए। PSIR के लिए सर, PSIR ऑप्शनल लीजिए। अच्छा, अब एक बच्चों का ग्रीवेंस ये होता है कि सर हमको PSIR जो है नहीं लेना, हमको इतिहास लेना है, हमें सोशियोलॉजी लेना है। मेरा आपसे बच्चे एक गुजारिश है, आपको एग्जाम निकालना है या अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना है। यदि आपको एग्जाम निकालना है तो आज आपके जैसे 1000 बच्चा उन वीडियोस को डेली देख रहा है और उन वीडियोस को देखकर वो फ्री ऑप्शनल पढ़ रहा है। आपके लिए 600 से अधिक घंटे का पूरा ऑप्शनल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। ये मेरा एक तरीका है सोसाइटी को वे बैक करने का। तो आप इस चीज को समझिए कि जिसको एग्जाम निकालना है वो चीज करेगा। बिल्कुल, ये इसीलिए मैं सर से मिला, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल के लिए कि यही है कि हम चाहते हैं कि कुछ चीजें आपको रिलायबल मिले। और सर ये PSIR तो ओवरलैप भी करता है। मैं वही बताना चाहता हूँ, आपने भी मुझे ये बात बताई जिससे कि मुझे आपके साथ बात करने में भी इंटरेस्ट आया कि आप गरीब बच्चों के लिए, आप जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए इतना कुछ अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो क्यों ना उनके लिए एक ऑप्शनल जो 500 नंबर का एक डिसाइडिंग फैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। दूसरा, आप समझिए कि PSIR ऑप्शनल इसलिए मैं जनरली बच्चों को कहता हूँ कि हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से बेटर है, क्योंकि ये ऑप्शनल से आपका एक बेस बन जाता है जो GS को समझने में मदद करता है। बट यदि आप ये सोचेंगे कि GS का प्रिपेयर हो गया तो वो गलत है। मैं आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मार्केट में आज बहुत सारे टीचर हैं जो ऑप्शनल ये कह के बेचते हैं कि आप PSIR ले लीजिए क्योंकि PSIR से आपका GS तैयार हो जाएगा। वो सबसे निकम्मे टीचर हैं, सॉरी टू से दैट, क्योंकि वो ऑप्शनल में GS का पढ़ाते हैं। मैं आपको फिर वो पॉइंट क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आप ऑप्शनल लीजिए, ऑप्शनल में GS के साथ सब्जेक्ट ओवरलैप करते हैं, वो सब्जेक्ट के लिए GS के आपका बेस बन जाएगा। ये फर्क है इस चीज में, और जो बच्चा इस फर्क को समझ रहा है वो समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप ऑप्शनल लीजिए क्योंकि ये ओवरलैप करता है, आपको GS पढ़ने में बेस बनाएगा, आसानी देगा। सर आपके चैनल पे कंप्लीट PSIR की कंप्लीट PSIR 1 सितंबर 2025 से अभी स्टार्ट हुआ है। लगभग 26 वीडियो जा चुके हैं और ये अप्रैल तक ऑप्शनल पूरा कवर हो जाएगा मेरे चैनल पर। जिसको भी पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर वहां पर पढ़ लीजिए। 3 एडिशन इसके पहले भी आ चुके हैं। पासपोर्ट टू लबासना करके मैं किताब को निकालता था और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता था बच्चों को इस किताब के थ्रू जो इसमें फर्क है बताने के लिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे हमें समझना है, TYQ का क्या महत्व है और कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं और कौन से सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमने एक किताब पढ़ ली, एक किताब पढ़ने के बाद हमने उसमें मेहनत कर ली, अब अगले साल हमने पेपर दिया, उसमें से सवाल नहीं आए, हम किताब नहीं बदलेंगे। इसको हम ह्यूमन साइकोलॉजी में कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब होता है कि आदमी एक बार जिसमें एफर्ट डाल ले उसके बाद वो एफर्ट को चेंज करने की कोई शक्ति नहीं करता है। आपने एक बार स्टॉक खरीद लिया, आप स्टॉक खरीदेंगे, वो लॉस में जा रहा है, आप उसको बेचेंगे नहीं, इस आस में बैठे रहेंगे कि एक दिन तो वो प्रॉफिट देगा। और यही बच्चे UPSC की तैयारी में गलती करते हैं। आपने मॉडर्न इंडिया की किताब पढ़ी, उससे प्रीलिम में क्वेश्चन नहीं बने, 15 क्वेश्चन प्रीलिम में आए, आपके 5 क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन वो किताब नहीं आंसर कर पाई, किताब को उतार कर फेंकिए। यहाँ पर जो ये लोग कहते हैं कि नहीं सोर्सेज सेम रखिए, वो सोर्सेज सेम आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे उनका धंधा चल रहा है। आपको सोर्सेज हर साल बदलने पड़ेंगे, हर साल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, हर साल एग्जाम का नजरिया चेंज हो रहा है। सर रिस्क नहीं है रिसोर्सेज चेंज करना पड़ेगा आपको। ये एग्जाम क्या लग रहा है, ये एग्जाम कोई रेलवे फाटक खोलने मन करने वाला थोड़ी, IAS का एग्जाम है, इसको IAS के नजरिए से देखिए ना। तो आपको अडेप्टेबिलिटी इज द गेम, चेंज इज द गेम। आप अगर चेंज नहीं करेंगे तो आप UPSC को कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी। इस रीजन से मैं इस किताब को जनरली हर साल निकालता हूँ, अपडेट करता हूँ अपने रिसोर्सेज बेस्ड अपॉन खास करके जो पिछले साल का एग्जाम का पैटर्न रहा है। तो प्रीलिम्स और मेंस का एनालिसिस करने के बाद एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि UPSC के दिमाग में इस साल ये चल रहा है, तो वो अगले साल इस लेवल पर जाएगा। तो वो लेवल पर समझने के लिए आपको सोर्सेज में बदलाव लाना पड़ेगा। तो वो थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे आपको, और अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो वो भी रिस्क है, रिस्क नहीं लेना भी रिस्क है। बिल्कुल। तो मतलब ये सप्लीमेंट करेगा और ऑल आप जो प्रिपरेशन कर। देखिए ये किताब है जो आपको एटलीस्ट 4 घंटे में आप पढ़ के इसको साइड पे कर सकते हैं कि आपको एक ब्लूप्रिंट दे देगी कि आपको आगे बढ़ना कैसे, स्ट्रक्चरल लेआउट दे देगी आपको कि आपके प्रिपरेशन में कमी क्या थी, आज आप प्रिपरेशन में कहाँ अटक रहे हैं, क्यों अटक रहे हैं और इसको आगे कैसे लेके बढ़ाना है। सबसे पहला मेरा सजेशन किसी भी विद्यार्थी को ये रहेगा कि अखबार पढ़ना मत छोड़िएगा। आपको कोचिंग वाला जितना मर्जी प्रोवोक कर लिए कह के कि हमारा मटेरियल पढ़िए, हम सब कुछ करा देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ एज अ टीचर, उसके बावजूद मैं अपने तजुर्बे से आपको बोल रहा हूँ, आप कृपया करके अखबार को मत छोड़िएगा। जिस दिन आपने अखबार को छोड़ दिया, आप ये चीज याद रखिएगा कि एक दिन अखबार ना पढ़ना, ऐसे हजारों कॉम्पिटिटर आपके उस दिन होंगे जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा, आप एक दिन पीछे हो जाएंगे। सही। तो आप अखबार को प्रिंसिपल अपना फोकस बना के चलिए। आपके 40 क्वेश्चन प्रीलिम के सिर्फ अखबार से निकलते हैं। पापा आप कटिंग देते थे
अखबार से नहीं खाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें। नहीं देखिए, क्योंकि मैं हमेशा, और मैंने इस किताब में भी ये बात करी है कि, और ये चीज मैं पहली बार नहीं 3 बार पहले भी अलग अलग किताबों में बोल चुका हूँ, योर न्यूज़पेपर इज योर 10 रुपी न्यूक्लियर वेपन। ओह, आप इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझिए कि वो 10 रुपए का आपके लिए परमाणु बम है, वो आपके लिए वो काम करके देगा जो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि यूपीएससी एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। अब आप एक 2 लाख रुपए की कोचिंग लेके दिल्ली के एसी कमरे में बैठे हैं, या आप बिहार के किसी घर में एकदम अपने बत्ती जलाकर कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, यूपीएससी चाहता है कि दोनों विद्यार्थियों को इक्वल फुटिंग पे लाया जाए। और मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ कि जितने बच्चे ये बड़ी बड़ी कोचिंगों में आकर बैठते हैं, क्लासरूमों में बैठते हैं, उनका फेलियर रेट होता है 99%। 1% सक्सेस रेट होता है। वो फेलियर इसलिए होते हैं क्योंकि वो बेकावे में आ जाते हैं। और बेकावा क्या होता है? हमारा मटेरियल पढ़ लीजिए, सफिशिएंट, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंट। सफिशिएंट कुछ नहीं होता, सफिशिएंट कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करते रहना है। इसी रीजन से कोई भी किताब, जैसा मैंने आपको बोला, आप न्यूज़पेपर को मत निगलेक्ट कीजिए, और जो भी किताब 2026 के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं, आज अभी अक्टूबर का महीना है, इस चीज को रेक्टिफाई कर लीजिए। किताब को टेबल ऑफ कंटेंट खोलकर मैप कर लीजिए सिलेबस के साथ। अगर वो किताब के अंदर 90% सिलेबस कवर्ड नहीं है, उस किताब को आज फेंक दीजिए, वरना अगले साल आप रिग्रेट करेंगे कि ये चीज हमने क्यों नहीं करी। बहुत बढ़िया सर, ये आपने बहुत बड़ी डॉट क्लियर कर दी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, क्या। बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने बोला कि आप न्यूज़पेपर में वक्त बर्बाद करो, किसी भी इंस्टीट्यूट की साइट पे जाओ, उनके जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनको देखते काम चला लो। बट ये सही नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो तरीका सही है, राइट? देखिए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, जो आज की डेट में व्यक्ति कह रहा है कि मैं टॉपर हूँ, और वो टॉपर होने के बाद कह रहा है मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, पहली बात, आप उसको अगर मान रहे हैं तो आप क्या उसके साथ बैठ के घर पे तैयारी कर रहे हो? और दूसरी बात बताइए कि जो भी टॉपर वहाँ खड़े हो गए आज की डेट में, अनफॉर्चुनेटली ये सब प्रचार करके बकवास बात बोलते हैं, ये सब पैसे लेके ये बातें बोलते हैं, ठीक है? तो वो बात अपना मुंह उतना ही खोलेगा जितना उसको प्रोपोर्शनेटली पैसा मिला है, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आज की डेट में कि वो अपनी ट्रू स्ट्रेटेजी बताए। आज गिने चुने पिछले 10 सालों से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि गिने चुने 5 लोग हैं जिन्होंने, जो टॉपर हैं, सिलेक्ट होने के बाद ये बोला कि देखिए हमने ऐसे पढ़ा था, ये हमारे नोट से फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए। नितिन सांगवान करके एक लड़का है, 2016 या 17 बैच का टॉपर था वो, उसने आज अपना ब्लॉग बनाकर अपने सारे नोट्स ऑनलाइन दिए हैं। आप मुझे एक टॉपर बताइए 2025 बैच का जो अभी सिलेक्शन हुआ, जो ये कहता है कि ये मेरे नोट्स हैं, पीडीएफ में जाकर कर लीजिए डाउनलोड। कोई नहीं करता है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे। सबको इंटरेस्ट ये है कि हमारे को नोट कितने बन रहे हैं। तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनको ब्लाइंड ओबीडियंस मत दीजिए उतना। आप सुनिए उनको, उनकी बात अच्छी है, सुनिए और करिए वो जो आपको करना है इस एग्जाम के लिए जो यूपीएससी आपसे चाह रहा है। बट सर, न्यूज़पेपर पढ़ना उसमें काफी टाइम लगता है। नहीं टाइम, और वो है इंस्टीट्यूट आपको बना बनाया दे रहा है। देखिए यही चीज है, आपको इंस्टीट्यूट बना बनाया दे रहा है। एग्जाम भी आपके बिहाफ पर इंस्टीट्यूट जाके लिखेगा, एग्जाम तो आपको लिखना है ना। तो आप जब तक वो खुद कला नहीं लाएंगे तब तक कैसे होगा? और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोगों को यही नहीं पता होता अखबार में पढ़ना क्या है। मैं अपने बच्चों को ट्रेन करता हूँ क्लास में, और आज मेरे बच्चे इस बात के लिए ट्रेंड हैं कि वो 1 घंटे में न्यूज़पेपर को पढ़ के उसके नोट्स बना के साइड पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिलेबस पता है। उनको ये पता है कि यूपीएससी जो भी क्वेश्चन देगा वो सिलेबस के हिसाब से लेगा। अब आप न्यूज़पेपर खोल के कुछ भी पढ़ने लग जाएंगे तो वो फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल। पर अगर आप सिलेबस के हिसाब से उसको पढ़ रहे हैं तो ही वो आपके लिए फायदेमंद है। फिर आपको एस्से कैसे पढ़ना है, ऑप्शनल कैसे पढ़ना है, ऐसी किताबें पढ़नी है, वो सब इसमें मिल जाएगा। तो आप अगर इसको 4 से 6 घंटे लगाकर 1 या 2 दिन में पकड़ के निपटा देते हैं तो आपको 2026 के लिए एक रोड मैप मिल जाएगा कि अभी ये सड़क है, हमें अब बस चल के जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सर 2026 प्री देने वाले हैं, वो टाइम टेबल बना रहे हैं, टाइम टेबल ही बनता रह जाता है। वो प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम टेबल ना तो कभी अचीव होता है ना फॉलो होता है। बाद आप बहुत ही एक लेआउट स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको दे सकते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। और ये बुक भी सर की पीवाईक्यू की है जो लास्ट कितने सर की 47 ईयर्स 47 जब से प्रीलिम इंट्रोड्यूस हुआ है 1979 से, ये तब से किताब है। तो प्रीलिम का पहला पेपर जो यूपीएससी ने कंडक्ट किया था 1979 में, वो आपको इस किताब में मिलेगा, और तब से लेके आज तक का पेपर में। सर इतने पुराने काम आएगा वाला बच्चों को? क्यों नहीं काम आएगा? देखिए यूपीएससी का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब आप एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, उसमें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे क्वेश्चन 1979 से 2025 तक दे देता हूँ और आप वो सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जब यूपीएससी इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रीलिम में टारगेट कर रही है तो प्रीलिम में उसके दिमाग में सिर्फ ये 3 थॉट है, और जिस दिन वो आपने 3 थॉट पकड़ लिए और वो प्रिपेयर करके चले गए तो आप यूपीएससी का प्रीलिम का कोई भी इंडस वैली का क्वेश्चन 2026 में देगा, आप उसको करके आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंटली, किसी को गुमराह मत कीजिए, अपने आप को गुमराह मत कीजिए ये कह के कि हम छल कपट से तैयारी कर रहे हैं। आप आज छल कपट कर सकते हैं, 2 साल बाद आप रिग्रेट करेंगे। और मैं आखिरी में बस एक चीज बोलना चाहूंगा, 1 साल की मेहनत है, उसको कर लीजिए। सिलेक्ट होने के बाद 30 साल जिंदगी के बन जाएंगे। 1 साल अगर मेहनत नहीं करी, 10 साल अगले धक्के खाते रहेंगे, कुछ जीवन में पा नहीं पाएंगे। तो ध्यान से तैयारी करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए,
और जो हमारी तरफ से आपको आवश्यकता है हम हमेशा आपके साथ हैं। सर हैं, मैं हूँ, आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। सर का भी यूट्यूब है, मेरे पास भी है, आप कमेंट में लिखिए, हम आपको जवाब भी देंगे, रीच आउट भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।